हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। सत्यजीत राय की कहानी खगम। हम पेट्रोमैक्स की रोशनी में बैठकर डिनर ले रहे थे। कुल मिलाकर अभी अंडे को दांत से काटा ही होगा कि चौकीदार लक्ष्मण सिंह ने आकर पूछा, आप लोग इमली बाबा के दर्शन नहीं करेंगे? लाचार होकर उसे कहना पड़ा कि इमली बाबा का नाम हमारे लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए दर्शन करने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। लक्ष्मण ने कहा कि जंगल विभाग की जो जीप हम लोगों के लिए नियुक्त की गई है, उसके ड्राइवर को कहने से वह हमें बाबा के डेरे पर ले जाएगा। जंगल के भीतर ही उनकी कुटिया है। वहाँ का परिवेश बड़ा ही मनोरम है और वे एक पहुँचे हुए साधु है। भारतवर्ष के नाना स्थानों से लोग आकर उनके दर्शन कर जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। जिस बात को सुनकर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ वह यह कि बाबा के पास एक पालतू नाग है और वह बाबा की कुटिया के समीप ही एक गड्ढे में रहता है। हर रोज़ शाम के वक्त गड्ढे से निकलकर वह बाबा के पास आता है और बकरी का दूध पीता है। सब कुछ सुनने के बाद धुरजटी बाबू ने अपना मंतव्य प्रकट किया कि इस देश में दिन दिन बाजीगरी का बोलबाला हो रहा है। खासकर पाखंडी साधु सन्यासियों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य देशों में विज्ञान का प्रभाव जितना बढ़ता जा रहा है, हमारा देश उतना ही कुसंस्कारों के अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है। होपलेस मामला है साहब, सोचते ही दिमाग गर्मा जाता है। ये कहकर धुरजटी बाबू ने काटा चम्मच नीचे रख दिया और बगल से फ्लाई फ्लैप यानी मक्खी मारने वाली छड़ी उठाकर उसे मेज़ पर पटक दिया और एक मच्छर का खून कर डाला। धुरजटी बाबू की उम्र 45 से 50 के बीच होगी। नाटा कद, दुबला गोरा चमकता हुआ चेहरा, पीली पीली आंखें। भरतपुर आने पर ही उनसे जान पहचान हुई है। मैं आगरे से आया हूँ और मुझे मजले भैया के पास जयपुर जाना है। वहाँ मैं 2 सप्ताह की छुट्टी बिताने जा रहा हूँ। यहाँ आने पर जब डाक बंगला या टूरिस्ट लॉज में जगह न मिली तो अंत में काफ़ी खर्च करने के बाद शहर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जगह मिली। इसमें पछतावे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जंगल से घिरे रेस्ट हाउस में रहने से रोमांचकारी आराम महसूस होता है। धुरजटी बाबू मुझसे एक दिन पहले आए हैं। वे क्यों आए हैं ये बात अभी तक खोल कर नहीं बताई है। हालांकि सैर सपाटे के अलावा कोई दूसरा कारण होना ज़रूरी नहीं है। हम दोनों एक ही जीप से सैर सपाटे करते हैं। कल हम यहाँ से 22 मील दूर दीग नामक एक स्थान के किले और प्रासाद देखने गए थे। आज सुबह भरतपुर का किला भी देख लिया है। तीसरे पहर केवलादेव की झील के पक्षियों का आवास स्थान देखने गया था। एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। झील 7 मील से ज़्यादा ही लंबी होगी। बीच बीच में टापू की तरह ऊंची ज़मीन है और उन्हीं ज़मीन के टुकड़ों पर राज्य भर के पक्षी आकर इकट्ठे हो गए हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा पक्षियों पर इसके पहले कभी मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। मैं अवाक होकर पक्षियों को देख रहा था और धुरजटी बाबू हर पल कुछ बुड़बुड़ाते जाते थे और अपने हाथों को नचाते हुए आसपास से भुनगों को भगाने की चेष्टा कर रहे थे। भुनगा एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है। वे झुंड बनाकर आते हैं और सिर के चारों ओर चक्कर काटकर नाक मुंह पर बैठ जाते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। मगर धुरजटी बाबू बार बार रोक रहे थे। इस तरह धीरज खोने से काम कैसे चलेगा। 8:30 बजे खाना पीना खत्म कर सामने के बरामदे में बैठे हम चांदनी रात की शोभा देख रहे थे। मैंने धुरजटी बाबू से कहा, वो जिस साधु बाबा के बारे में कह रहा था उन्हें देखने जाइएगा। धुरजटी बाबू ने अपने सिगरेट को एक यूकलिप्टस पेड़ के तने की ओर फेंकते हुए कहा, नाग पालतू नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। सांप के बारे में मैं काफ़ी जानकारी रखता हूँ। बचपन में मैं जलपाईगुड़ी में रहता था और अपने हाथों से ढेरों सांप मार चुका हूँ। नाग विभत्स और नंबरी शैतान सांप होता है, उससे पालतू बनाना असंभव है। इसीलिए साधु बाबा के बारे में जो खबर मिली है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, इस पर मुझे शक हो रहा है। मैंने कहा, तीसरे पहर कोई प्रोग्राम भी नहीं है। सुबह बायान का किला देख लेने के बाद हम फ्री हो जाते हैं। आप में क्या साधु सन्यासियों के प्रति भक्ति है? इस सवाल के पीछे गहरा व्यंग है। यह बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैंने उसका उत्तर सहज ही ढंग से दिया।
इसमें भक्ति की बात कहाँ आती है? क्योंकि अभी तक मुझे साधु संसर्ग का सुयोग नहीं मिला है। हाँ, कौतूहल जरूर है। इसी ज़माने में मुझ में भक्ति थी, लेकिन एक बार अनुभव हुआ तो फिर दुर्जटी बापू को जो अनुभव हुआ था उसका वृत्तांत दे रहा हूँ। वे ब्लड प्रेशर के मरीज़ है। वर्ष पहले अपने ताऊजी की बात में आकर उन्होंने एक साधु बाबा के द्वारा दी गई औषधि खा ली थी और उसके फलस्वरूप उन्हें 7 दिन तक भयंकर पेट दर्द का सामना करना पड़ा था और रक्त का दबाव भी बढ़ गया था। उसी दिन से दुर्जटी बाबू ने यह धारणा बना ली है कि हिंदुस्तान के 100 में 90 साधु पाखंडी और धूर्त है। का सन्यासियों के प्रति विद्वेष भाव मुझे बड़ा ही दिलचस्प जैसा लग रहा था, इसलिए उनको भड़काने के ख्याल से मैंने कहा, आप या हम पालतू नहीं हो सकते हैं, मगर मैंने सुना है कि हिमालय में साधु और शेर एक ही गुफा में वास करते हैं। सुना ही है ना, देखा तो नहीं। मुझे स्वीकारना पड़ा कि मैंने देखा नहीं है, दिखेगा ही नहीं। हम लोगों का हिंदुस्तान किस्सा कहानी गढ़ने वाला देश है। सुनिएगा बहुत कुछ, मगर आंखों से देखना चाहिएगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन सारे देश के शिक्षित और अशिक्षित आदमी इतने दिनों से इसी पर विश्वास करते आ रहे हैं। बायान का किला देख लेने के बाद हम रेस्ट हाउस में लौट आए और खाना खाकर आराम करने लगे। फिर 4 बजे इमली बाबा के डेरे पर पहुँचे। इस बार धुरजटी बाबू ने कोई आपत्ति नहीं की। हो सकता है बाबा के बारे में उनमें भी दैनिक कौतूहल जग रहा हो। जंगल के बीच एक साफ सुथरी और खुली जगह में एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे बाबा की कुटिया है। पेड़ के नाम से ही बाबा का नाम इमली बाबा पड़ गया है और ये नाम स्थानीय लोगों ने ही दे रखा है। बाबा का असली नाम किसी को भी नहीं मालूम है। खजूर के पत्ते की कुटिया में अपने एकमात्र शिष्य के साथ बाबा भालू की खाल पर बैठे हैं। शिष्य कम उम्र का है। बाबा की उम्र का पता लगाना मुश्किल है। सूर्यास्त होने में अभी 1 आध घंटे की देर है, लेकिन इमली के पत्तों की घनी चाह के कारण उसी वक्त यहाँ अंधेरा फैल चुका है। कुटिया के सामने धूनी जल रही है। बाबा के हाथ में गांजे की चिलम है। धूनी के प्रकाश में दिखाई पड़ा कि कुटिया के पास ही एक रस्सी टंगी हुई है, जिस पर अंगोछा और कोपीन के अलावा सांप की 10 केचुले लटकी हुई है। हमें देखकर बाबा ने चिलम की फौक से मुस्कुरा दिए। धुरजटी बाबू ने फुसफुसाकर कहा, बेकार की बातें न कर, असली प्रसंग की चर्चा कीजिए। पूछिए कि दूध किस वक्त पिलाया जाता है। आप बालकिशन से मिलना चाहते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ कि इमली बाबा ने हमारे मन की बात कैसे जान ली। नाग का नाम बालकिशन है। यह बात जीप का ड्राइवर दीनदयाल कुछ देर पहले ही हमें बता चुका है। इमली बाबा से बताना पड़ा कि उनके सांप के बारे में हम सुन चुके हैं और पालतू सांप को दूध पीते हुए देखना चाहते हैं। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? इमली बाबा ने खेत की मुद्रा में सिर हिलाया और बताया, बालकिशन हर रोज़ सूर्यास्त के समय बाबा की पुकार सुनकर गड्ढे से निकलकर कुटिया में आता है और दूध पीकर चला जाता है। 2 दिन पहले तक वह यहाँ आ चुका है, मगर कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज चूँकि पूर्णिमा है, इसीलिए आज भी वह नहीं आएगा। कल से आना शुरू करेगा। सांप की तबीयत खराब होती है, ये बात मेरे लिए नहीं थी, लेकिन पालतू होने के कारण ऐसा हो भी सकता है। गाय, घोड़ा, कुत्ते इत्यादि के लिए अस्पताल है ही। बाबा के शिष्य ने एक और सूचना दी। एक तो उसकी तबीयत खराब थी, उस पर उसके गड्ढे में कुछ माटे घुस गए थे और उसे परेशान कर मारा था। बाबा के अभिशाप से वे माटे पंचत्व प्राप्त कर चुके हैं। ये बात सुनकर धुरजटी बाबू ने तिरछी निगाहों से मेरी ओर देखा। मैं इमली बाबा की ओर देख रहा था। उनके चेहरे में यो कोई खासियत नहीं है। एक मामूली सी झब्बा पहने हैं, सिर पर जटा है, परंतु वैसी नहीं कि कोई प्रभाव छोड़ सके। कानों में लोहे का कुंडल, गले में 4 एक छोटी बड़ी मालाएं, दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर ताबीज़, और साधुओं से इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। फिर भी शाम की ढलती रोशनी में धुनी के पीछे बैठे उस व्यक्ति के चेहरे पर से मेरी आंखें दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहती थी। हमें खड़े देखकर शिष्य 2 चटाइयाँ ले आया और बाबा से 10 एक हाथ की दूरी पर उन्हें बिछा दिया। लेकिन बाबा का नाक दिखेगा ही नहीं तो बैठने से लाभ ही क्या। लौटने में ज़्यादा देर करने से रात हो जाएगी। गाड़ी तो है, मगर रास्ता जंगल के भीतर से होकर जाता है और आसपास जंगली जानवरों की कमी नहीं। हिरनों के झुंड पर हर दिन नज़र पड़ जाती है। अंततः हम वहाँ बैठे नहीं,
बाबा को जब हमने नमस्कार किया तो चीलम को बिना हटाए आंखों को मूंदकर और माथे को झुकाकर उन्होंने हमें प्रति नमस्कार जताया। हम दोनों 101 गज की दूरी पर खड़ी जीप की ओर रवाना हो गए। कुछ देर तक पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव हमारे कानों में आता रहा। उसके बाद सन्नाटा रेंगने लगा। कुटिया से निकलने के बाद जब कुछ कदम आगे बढ़ गए तो अचानक धुरजटी बाबू ने कहा, सांप हम नहीं देख सके, मगर उसका गड्ढा एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। मैंने कहा, इसके लिए इमली बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों का ड्राइवर दीनदयाल बता ही चुका है कि गड्ढे का पता है। आप ठीक ही कह रहे हैं। गाड़ी से दीनदयाल को अपने साथ लेकर हम लौट आए। अब की बार कुटिया की ओर न जाकर हम एक बादाम के पेड़ की बगल से होते हुए पगडंडी से थोड़ी दूर आगे बढ़े। सामने ही कांटों की एक झाड़ी थी। आसपास पत्थर के टुकड़ों को देखकर लगा कि किसी ज़माने में यहाँ कोई इमारत रही होगी। दीनदयाल ने बताया, झाड़ी पीछे ही सांप का गड्ढा है। ऐसे देखा जाए तो कुछ भी पता नहीं चल सकता है, क्योंकि रोशनी और भी फीकी हो गई है। धुरजटी बाबू ने अपनी जेब से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और झाड़ी पर रोशनी डाली। झाड़ी के पीछे का गड्ढा दिखाई पड़ने लगा। खैर, गड्ढा तो सचमुच ही है, मगर सांप, वह क्या अस्वस्थ अवस्था में हमारे कौतूहल के निवारण के लिए बाहर निकलेगा? सच कहूँ, साधु बाबा के हाथ से नाक को दूध पीते हुए देखने की इच्छा रहने पर भी गड्ढे के सामने खड़े होकर सांप को देखने की मुझ में इच्छा नहीं थी। मगर धुरजटी बाबू के मन में मुझसे कहीं अधिक कौतूहल था। रोशनी से जब काम नहीं निकला तो ज़मीन से चुन चुन कर उन्होंने झाड़ी पर फेंकना शुरू कर दिया। मुझे उनकी यह जाति अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, क्या हुआ साहब? देख रहा हूँ आप पर जिद सवार हो गई है। आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सांप है। अब कि उन्होंने एक बड़ा सा ढेला हाथ में उठा लिया और बोले, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। इस ढेले से भी अगर कुछ नतीजा ना निकला तो समझूंगा कि बाबा जी के बारे में झूठ मूठ का प्रचार किया गया है। ढेला जोर से आवाज़ करता हुआ झाड़ी पर गिरा और उसने कांटों और पत्तों को तहस नहस कर दिया। धुरजटी बाबू गड्ढे पर अब भी रोशनी डाले हुए थे। कुछ लम्हों तक चुप्पी छाई रही। सिर्फ जंगल के अंदर कहीं से झिंगूर की आवाज़ आ रही थी। अब की उस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनाई दी, एक फीकी बेसुरी सिसकारी जैसी आवाज़। उसके बाद पत्तों की खड़खड़ाहट शुरू हुई और फिर टॉर्च की रोशनी में किसी चीज़ का काला और चिकना जैसा हिस्सा दिखाई पड़ा। वो चीज़ हिल डुल रही है, जीवित है और धीरे धीरे गड्ढे के बाहर निकल रही है। अब की झाड़ी के पत्ते हिल उठे और दूसरे ही क्षण उसके अंतराल से सांप का माथा बाहर निकल आया। टॉर्च की रोशनी में नाक की जलती हुई आंखें दिखाई पड़ी। उसके बाद उसकी 2 भागों में विभक्त जीभ, जो बार बार मुंह से बाहर निकलकर लपलपाने लगती थी और फिर अंदर चली जाती थी। दीनदयाल कुछ देर पहले से ही लौटने का तकाजा कर रहा था। अब की उसने भर्राई और अनुनयपूर्ण आवाज़ में कहा, छोड़ दीजिए बाबू, अब तो देख चुके, वापस चलिए। शायद टॉर्च के कारण ही बालकिशन अब भी अपना सिर निकालकर हमारी ओर घूर रहा है और बीच बीच में जीभ बाहर निकाल रहा है। मैं ढेरों सांप देख चुका हूँ, मगर इतने नज़दीक से इस किस्म के नाग को नहीं देखा था। नाग आक्रमण करने की चेष्टा न कर इस तरह हमारी ओर घूर क्यों रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा था। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपती हुई वहाँ से अलग हट गई। उसके बाद जो कांड हुआ उसके लिए मैं कतई तैयार नहीं था। धुरजटी बापू ने अचानक पत्थर का टुकड़ा उठाकर बालकिशन पर जोरों से फेंक दिया। उसके बाद एक एक कर और 2 पत्थर फेंके। एक भयंकर आशंका से घबराकर मैंने कहा, आपने ये क्या किया धुरजटी बाबू? दीनदयाल हक्का बक्का सा झाड़ी की ओर ताक रहा थे। धुरजटी बाबू के हाथ से टॉर्च लेकर अब की मैंने ही गड्ढे की ओर रोशनी डाली। बालकिशन के निढाल पड़े शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। झाड़ी के पत्तों पर सांप के माथे से छिटका हुआ थोड़ा सा खून लगा हुआ है। इस बीच कब इमली बाबा और उनके शिष्य हमारे पीछे आकर खड़े हो गए थे, इसका हमें पता ही नहीं चला। पहले धुरजटी बाबू ही पीछे की तरफ मुड़े, उसके बाद मैंने भी मुड़कर देखा। बाबा हाथ में एक लाठी थामे हमसे करीब 10 कदम की दूरी पर एक बौने खजूर के पेड़ के पास खड़े हैं और धुरजटी बाबू की ओर एक टक ताक रहे हैं।
बाबा इतने लंबे हैं, इसका अनुमान उस समय नहीं लग सका था जब वे बैठे थे। उनकी दृष्टि का वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के परे है। इतना ही कह सकता हूँ कि विस्मय, क्रोध और विद्वेष से मिलीजुली ऐसी दृष्टि मैंने कभी किसी की नहीं देखी थी। बाबा का दाहिना हाथ सामने की तरफ उठ गया। वह हाथ धुरजटी बाबू की ओर इंगित कर रहा था। हाथ की तर्जनी सामने की ओर आ गई और इससे इंगित और भी स्पष्ट हो गया। पहली बार मैंने देखा कि बाबा की हर उंगली का नख लगभग 2 इंच लंबा है। बाबा को देखकर मुझे जिसका स्मरण आ रहा है, बचपन में देखा हुआ बीडन स्ट्रीट स्थित अपने मामा के घर की दीवार पर रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए चित्र का ही मुझे स्मरण आ रहा है। दुर्वासा मुनि शकुंतला को अभिशाप दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से उनका हाथ उठा हुआ है। आंखों की दृष्टि भी वैसी ही है, मगर इमली बाबा ने अभिशाप नहीं दिया। अपनी गंभीर और दबी आवाज़ में उन्होंने हिंदी में जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है, एक बाल किशन चला गया तो इससे हर्ज ही क्या है, एक दूसरा आ जाएगा। बाल किशन की मृत्यु नहीं हो सकती है, वह अमर है। धुरजटी बाबू धूल से सने अपने हाथों को पोंछकर मेरी तरफ मुड़े और बोले, चलिए। बाबा के शिष्य ने वहां आकर गड्ढे की मुंह से नाग की लाश को बाहर निकाला, शायद उसकी अंत्येष्टि करने के ख्याल से। सांप की लंबाई देखकर मेरे मुंह से एक विस्मय सूचक शब्द अपने आप निकल आया। नाग इतना लंबा हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं थी। इमली बाबा धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चले गए। हम तीनों जीप पर बैठ गए। रेस्ट हाउस वापस आते समय धुरजटी बाबू को गुमसुम पाकर मैं उनसे बिना कुछ कहे न रह सका। सांप जबकि उनका पालतू था और उसने आपको कोई हानि नहीं की थी, तो आपने उसे मारा ही क्यों? मैंने कहा। मेरा ख्याल था कि वे सांप और साधुओं के बारे में कुछ कड़वी बातें कहकर अपने काले कारनामे के समर्थन की कोशिश करेंगे, मगर उन्होंने ये सब नहीं किया, बल्कि उल्टे ही मुझसे एक अवान्तर प्रश्न पूछ बैठे। खगम कौन था? साहब, खगम नाम तो परिचित जैसा लगता है, मगर याद नहीं आ रहा है कि इसके बारे में कहाँ मैंने पढ़ा या सुना है। धुरजटी बाबू ने 2 बार और खगम शब्द का उच्चारण किया और आखिर में चुप हो गए। जब हम रेस्ट हाउस पहुँचे तो 6 बज चुके थे। इमली बाबा का चेहरा बीच बीच में याद आ रहा है। धुरजटी बाबू की ओर आँख तरेरे, हाथ उठाए दुर्वासा की तरह खड़े हैं। पता नहीं क्यों धुरजटी बाबू मति भ्रम के शिकार हो गए। तब हाँ, मेरा मन कह रहा था कि हम घटना का अंत देख आए हैं। अंततः उस पर सोचने से अब कोई लाभ नहीं है। बाबा खुद ही कह चुके हैं कि बाल किशन की मृत्यु नहीं हुई है। भरतपुर के जंगल में क्या दूसरा नाग नहीं होगा? कल ही बाबा के चेले एक दूसरे नाग को पकड़ कर ले आएंगे। डिनर के लिए लक्ष्मण ने मुर्गे की करी बनाई थी, उसके साथ पूरी और उड़द की दाल। दिन भर घूमते फिरते रहने से आदमी की भूख बहुत तेज़ हो जाती है। कलकत्ते में रात में जितना खाता हूँ उसका यहाँ दुगना खा लेता हूँ। कद नाटा होने से क्या होगा? धुरजटी बाबू के भोजन की मात्रा भी खासी अच्छी है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे उन्हें भूख है ही नहीं। मैंने जब उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने भी उत्तर न दिया। मैंने कहा, आपको क्या बाल किशन के लिए दुख हो रहा है? धुरजटी बाबू ने जवाब तो दिया ज़रूर, मगर उसे मेरे सवाल का जवाब नहीं कहा जा सकता है। पेट्रोमैक्स की ओर घूरते हुए अपनी आवाज़ को अत्यंत धीमी और मुलायम बनाकर कहा, सांप फिस 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 कर रहा था। फिस फिस कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, फिस फिस या फोन्स फोन्स? आंखों को रोशनी की ओर से बिना हटाए उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, फिस फिस। सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस। ये कहकर उन्होंने अपनी जीभ की फाक से सांप की सिसकारी जैसी आवाज़ बाहर निकाली। उसके बाद कविता लिखने की मुद्रा में सिर हिला हिला कर कहा, सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस। बाल किशन का विषम विष, फिस फिस फिस। ये कन्या चीज़ है, बकरी का दूध है। अंतिम 2 वाक्य अवश्य ही कविता के अंश न थे। यह उन्होंने एक मामूली तश्तरी में रखी पुडिंग के बारे में कहा था। लक्ष्मण ने बकरी नहीं, सिर्फ दूध शब्द ही सुना था। वह बोला, हाँ बाबू, दूध और अंडा है। दूध और अंडे से पुडिंग बनता है।
ये बात कौन नहीं जानता। दुर्जटी बाबू यो भी स्वभाव से मनमौजी और अधपगले है, मगर उनका आज का हाव भाव ज्यादती जैसा लग रहा है। इस बात को महसूस कर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और कहा, कई दिनों से धूप में बहुत चक्कर काटना पड़ा है, कल से ज़रा सावधानी बरतनी होगी। आज कड़ाके की सर्दी है, इसीलिए खाना खाने के बाद बाहर बैठने के बजाय मैं अपना सूटकेस सहेजने लगा। कल शाम भरतपुर से विदा होना है। आधी रात में माधोपुर में गाड़ी बदलनी है। भोर 5 बजे मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। मैंने यही योजना बनाई थी, मगर यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। मछली भैया को तार भेजकर सूचना दे दी कि कुछ आवश्यक कारणवश मेरे पहुंचने की तिथि एक दिन आगे बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, यही बात अभी बताने जा रहा हूँ। घटनाओं को यथासंभव स्पष्ट और अविकल रूप में ही प्रस्तुत करने की चेष्टा करूँगा। जानता हूँ इस घटना पर सभी यकीन नहीं करेंगे। जिस चीज़ से मैं सबूत पेश कर सकता था वह अब भी इमली बाबा कुटिया से 50 हाथ दूर पड़ी हुई है। उसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उस चीज़ को सबूत के तौर पर अपने हाथ में उठाकर नहीं चल सका। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। खैर, अब घटना के बारे में बताऊं। सूटकेस संभाल कर मैंने लालटेन की रोशनी कम कर दी थी और उसे मेज़ की ओट में रख दिया। उसके बाद रात का लिबास पहनकर जैसे ही बिस्तर पर लेटने जा रहा था कि पूरब तरफ के दरवाजे पर दस्तक पड़ी। उस दरवाजे के पीछे की ओर दुर्जटी बाबू का कमरा है। जो ही दरवाज़ा खोला उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आपके पास फ्लीट वगैरह है या मच्छर भगाने की कोई दवा? मैंने कहा, मच्छर कहाँ से आया? आपके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में जाली नहीं लगी है? नहीं। फिर भी कोई चीज़ काटती है, उसका आपको पता चलता है। हाथ और मुंह में दाग उभरते जा रहे हैं। दरवाजे के सामने अंधेरा था, इसीलिए उनका चेहरा अच्छी तरह दिख नहीं रहा था। भीतर चले आइए, मैंने कहा, देखो किस तरह का दाग है। दुर्जटी बाबू कमरे के अंदर चले आए। उनके सामने लालटेन रखते ही दाग दिख पड़े। चौकोनी कलचौहे दाग। इस तरह का दाग मैंने इसके पहले नहीं देखा था और देखने पर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैंने कहा, अजीब ही तरह की बीमारी हो गई है, एलर्जी से भी हो सकता है। कल सवेरे नींद टूटते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। आप सोने की कोशिश कीजिए, इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। ये कीड़े के चलते नहीं हुआ है, बात कुछ और ही है। दर्द कर रहा है? ठीक है, जाइए सो रहिए। दुर्जटी बाबू चले गए और मैं भी बिस्तर पर आकर कंबल के नीचे घुस गया। रात में बिस्तर पर लेटकर पुस्तक पढ़ने का मैं अभ्यस्त हूँ। यहाँ लालटेन की रोशनी में इसकी संभावना नहीं है। सच कहूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। दिन भर थके रहने के बाद तकिए पर सिर रखते ही 10 मिनट के अंदर आंखों में नींद उतर आती है। मगर आज ऐसा नहीं हुआ। किसी गाड़ी की आवाज़ से तंद्रा दूर हो गई। साहबों के गले साथ साथ एक अजनबी कुत्ते की आवाज़ सुन रहा हूँ। रेस्ट हाउस में कुछ सैलानी आए हैं। डांट सुनकर कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। लगता है साहब लोग भी शायद कमरे के अंदर आ गए हैं। पुनः सन्नाटा रेंगने लगा है। बाहर से झिंगुर की आवाज़ आ रही है। इसके अतिरिक्त एक और आवाज़ आ रही है। मेरे पूर्व के कमरे के पड़ोसी अभी तक जगे हैं और न केवल जगे हैं बल्कि चहलकदमी कर रहे हैं। उनके पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। हालांकि दरवाजे के नीचे के छेद से कुछ देर पहले देख चुका हूँ कि लालटेन को या तो बुझा दिया गया है या बगल के बाथरूम के अंदर रख दिया गया है। वे कमरे के अंदर चहलकदमी क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा वे अधपगले ही नहीं, उससे भी बढ़ चढ़ कर कुछ है। उनसे मेरी जान पहचान महज 2 दिनों की है। उन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया है उससे अधिक उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 2 घंटे पहले मैंने उनमें का कोई लक्षण नहीं देखा था। दीग और बाधान किले को देखने के समय उन्होंने जिस प्रकार की बातें की थी उससे पता चला कि इतिहास के बारे में उन्हें खासी अच्छी जानकारी है। इतना ही नहीं, कला के संबंध में भी उन्हें यथेष्ट जानकारी है और उसकी झलक उनकी बातचीत से मिल रही थी। राजस्थान के स्थापत्य में हिंदू और मुसलमान कारीगरों के योगदान की बात उन्होंने उत्साहपूर्वक बताई थी। न लगता है उनकी तबीयत खराब है। मेरी घड़ी का रेडियम डायल तब 11 बजने की सूचना दे रहा था।
कि दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। अब कि बिस्तर से उठने के बजाय मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या बात है दुर्जटी बाबू? क्या कह रहे हैं? पता चल गया कि भले आदमी की आवाज़ रुंध गई है। भारी मुश्किल में पड़ा। मैंने फिर पूछा, क्या कह रहे हैं? ठीक से कहिए। सुनिए ज़रा। आखिर मुझे उठना ही पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने इस तरह का सवाल किया कि मुझे ऊब महसूस होने लगी। अच्छा, सांप में क्या दंत होता है? जी हाँ, सौंप का अर्थ जब सर्प स्नेह होता है तो दंत स ही होता है। मैंने अपनी ऊब छिपाने की कोशिश नहीं की। आपने इसी चीज़ को जानने के लिए इतनी रात में दरवाज़ा खटखटाया है? दंत स? जी हाँ, सांप का अर्थ जब सांप होता है तो दंत स ही, और तालव्य श। यह दूसरी चीज़ है, शाप, उसका अर्थ है। हाँ, अभिशाप। थैंक यू। सो जाइए जाकर। उनकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था। मैंने कहा, आपको बल्कि नींद की दवा देता हूँ। दवा मेरे पास है, खाइएगा। नहीं, शीतकाल में यूँ ही नींद आ जाती है। सिर्फ शाम से सूर्यास्त के समय। मैंने उन्हें टोका। आपकी जीभ में कुछ हो गया है क्या? बातें क्यों अटक जाती है? ज़रा अपना टॉर्च दीजिए तो। उनके साथ में भी उनके कमरे के अंदर गया। टॉर्च ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था। उसे जलाकर मैंने उनके मुंह के सामने किया और उन्होंने मुंह बाकर जीभ बाहर निकाली। इसमें संदेह नहीं कि जीभ में कुछ न कुछ हुआ है। एक पतला सा लाल दाग जीभ के सिरे से लेकर बीच तक चला गया है। इसमें भी कोई दर्द नहीं है? नहीं। उन्हें किस बीमारी ने जकड़ लिया है? ये बात मेरी समझ के परे की चीज़ है। अब मेरी आंखें उनके पलंग की तरफ गई। बिस्तर का रंग ढंग देखकर समझ में आया अब तक वे पलंग पर लेटे नहीं हैं। मैंने रूखे स्वर में कहा, आप जब लेट जाइएगा तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इसके बाद दरवाज़ा नहीं खटखटाइएगा। कल ट्रेन में सो नहीं पाऊंगा, इसीलिए आज रात सो लेना चाहता हूँ। मगर उनमें पलंग की तरफ जाने का कोई आग्रह नहीं दिख पड़ा। डाल्टेन बाथरूम में रखी हुई थी, इसीलिए कमरे में रोशनी नहीं के बराबर है। बाहर पूनम का चांद मुस्कुरा रहा है। उत्तर दिशा की खिड़की से चांदनी आकर फर्श पर लौट रही है। उसी की रोशनी में दुर्जटी बाबू दिखाई पड़ रहे हैं। वे स्लीपिंग ड्रेस पहनकर खड़े हैं और बीच बीच में होठों की फाक से सिसकारी जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। आने के समय मैंने अपने बदन पर कंबल लपेट लिया था, मगर दुर्जटी बाबू के बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। कहीं दुर्जटी बाबू सचमुच ही किसी बीमारी के चक्कर में फंस जाए तो उन्हें छोड़कर मेरा यहाँ से जाना मुश्किल है। विदेश के कोई बंगाली यदि मुसीबत में फंस जाए तो बंगाली होने के नाते उसे छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने जब एक बार उनसे सोने को कहा और मेरे कहने का कोई नतीजा न निकला तो सोचा, हाथ पकड़कर जोर जबरन लिटा लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर वे अबोध शिशु बनते हैं तो मुझे बड़े बुजुर्गों की भूमिका निभानी ही होगी। मगर उनका हाथ पकड़ते ही मुझ में एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि मैं 3 कदम पीछे हट गया। दुर्जटी बाबू का बदन बर्फ़ की तरह ठंडा है। जीवित आदमी का शरीर इतना ठंडा हो सकता है? ये बात मेरी कल्पना के बाहर है। मेरी हालत देखकर दुर्जटी बाबू के होठों के कोनों में एक हंसी खेल गई। अब वे अपनी पीली आंखों से मेरी ओर घूरते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने रूंधी आवाज़ में कहा, आपको क्या हुआ है, बताइए। दुर्जटी बाबू मेरी ओर से अपनी आंखें नहीं हटाते हैं। कुछ मिनटों से मेरी ओर अपलक ताक रहे हैं और मैं हैरत में आकर देखता हूँ उनकी पलकें एक बार भी नहीं झपकती है। इसी बीच उनकी जीभ कई बार होठों की फाक से बाहर निकल चुकी है। उसके बाद उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बाबा बुला रहे हैं। बालकिशन, बालकिशन, बाबा बुला रहे हैं। बालकिशन, बालकिशन, बाबा बुला रहे हैं। उसके बाद उनका घुटना मुड़ गया। पहले वे घुटनों के बल बैठ गए, उसके बाद अपने शरीर को आगे की तरफ फैलाकर फर्श पर मुंह के बल बैठ गए और कोहनी के बल चलते हुए पलंग के नीचे चले गए। ये बात मेरी समझ में आ गई कि मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया है।
मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे हैं। खड़ा रहने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। धुरजटी बाबू के बारे में जो दुश्चिंता थी वह दूर हो गई है। अभी मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ वह अविश्वास और आतंक से मिला जुला एक डरावना भाव है। मैं अपने कमरे में लौट आया। दरवाजे को बंद कर मैंने चिटकनी लगा दी और फिर सिर से पैर तक कंबल से ढक लिया। इसी हालत में कुछ देर तक पड़े रहने के बाद मेरे बदन की कपकपी दूर हुई और मेरे दिमाग ने सोचना शुरू किया। मामला कहाँ जा चुका है और अपनी आंखों के सामने जो कुछ घटित होते हुए देख चुका हूँ उससे किस सिद्धांत पर पहुँचा जा सकता है। इस पर मैंने एक बार सोच कर देखा। आज तीसरे पहर धुरजटी बाबू ने इमली बाबा के पालतू नाग को पत्थर से मार दिया है। उसके बाद ही इमली बाबा ने धुरजटी बाबू की ओर उंगली तान कर कहा था, एक बाल किशन चला गया तो हर्ज ही क्या है, उसकी जगह दूसरा बाल किशन चला आएगा। वह दूसरा बाल किशन कोई सांप होगा या आदमी ही सांप बन जाएगा। धुरजटी बाबू के सारे बदन में चकत्ते दाग, किस चीज़ के? जीभ का दाग क्या चीज़ है? ये क्या दो भागों में बट जाने के पूर्व की हालत है? उनका शरीर इतना ठंडा क्यों था? वे पलंग पर सोने के बजाय पलंग के नीचे क्यों चले गए? खगम भाग एक। अचानक बिजली की कौन की तरह एक बात याद आ गई। खगम। धुरजटी बाबू ने खगम के बारे में पूछा था। नाम जाना पहचाना जैसा लग रहा था मगर समझ में नहीं आया था। अब याद आया, बचपन में महाभारत की एक कहानी पढ़ी थी। खगम नाम के एक तपस्वी थे। उनके अभिशाप से उनके मित्र सहस्त्रपाद मुनि ढोंरा सांप हो गए थे। खगम, सांप, शाप सब में एक तारतम्य है, लेकिन वे ढोंरा सांप हो गए थे। और धुरजटी बाबू क्या? कोई मेरे दरवाजे को फिर से खटखटा रहा है। ऊपर के बजाय नीचे की तरफ खटखटा रहा है, चौखट के ठीक ऊपर। एक बार, दो बार, तीन बार। मैं बिस्तर से हटने का नाम नहीं लेता हूँ। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। हाँ, अब नहीं खोलूँगा। आवाज़ थम जाती है। मैं सांस रोके सतर्क पड़ा हूँ। अब कानों में सिसकारी आती है। धीरे धीरे वह सिसकारी दरवाजे से दूर सरक जाती है। अब मेरी छाती की धड़कन के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। वह क्या है? ची ची जैसी आवाज़, एक तीखी परंतु पतली चीख। चूहा है क्या? यह चूहा है। पहली रात ही अपने कमरे के अंदर देख चुका हूँ। दूसरे दिन जब लक्ष्मण से कहा तो वह रसोई घर से चूहेदानी में एक जिंदा चूहा लाकर दिखा गया था। कहा था चूहे के साथ छछूंदर भी है। चीख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और सन्नाटा फिर से रेंगने लगता है। 10 मिनट बीत चुके हैं। घड़ी देखता हूँ, 1:45 बज रहा है। पता नहीं नींद कहाँ लापता हो गई है। खिड़की से बाहर के पेड़ पौधे दिख रहे हैं। चंद्रमा शायद बीच आकाश में है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है। धुरजटी बाबू बरामदे पर जाने के लिए बगल के कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं। मेरे कमरे में जिस तरफ खिड़की है, बरामदे पर जाने का दरवाज़ा उसी तरफ है। धुरजटी बाबू के कमरे में भी यही स्थिति है। उतर कर 20 हाथ जाने के बाद ही पेड़ पौधे मिलने लगते हैं। धुरजटी बाबू बरामदे पर निकल आए हैं। कहाँ जा रहे हैं वे? उनका क्या इरादा है? मैं अपलक खिड़की की ओर ताकता हूँ। सिसकारी की आवाज़ आ रही है। आवाज़ क्रमशः बढ़ती जा रही है। अब आवाज़ मेरी खिड़की के बाहर से आ रही है। सौभाग्य से खिड़की ढकी हुई है, वरना कोई चीज़ खिड़की के नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। थोड़ी दूर तक ऊपर आती है और फिर ठिठक जाती है। किसी का सिर है। लालटेन की धुंधली रोशनी में 2 चमकती हुई पीली आंखें दिखाई पड़ रही है। वे आंखें एकटक मेरी ओर देख रही है। कुछ मिनटों तक इसी तरह रहने के बाद वह सिर एक कुत्ते की आवाज़ सुनते ही नीचे उतरकर कहीं लापता हो जाता है। कुत्ता भौंक रहा है। परित्राण की याचना भरी एक चीख सुनाई पड़ती है। इसके बाद एक साहब की नींद से बोझिल आवाज़ की फटकार सुनाई पड़ती है। एक कातर कराह के साथ साथ कुत्ते की आवाज़ थम जाती है। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती है। मैं लगभग 10 मिनटों तक अपनी इंद्रियों को सतर्क रख कर लेटा रहा।
कानों में बार बार आज की सुनी हुई कविता की पंक्तियाँ आ रही है। सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस, बाल किशन का विषम विष, फिस फिस फिस। धीरे धीरे वह कविता भी शून्य में खो जाती है। जड़ता और अवसन्नता का भाव मुझे नींद की ओर खींच कर ले जा रहा है। साहब की चिल्लाहट सुनकर मेरी नींद टूट गई। घड़ी देखने पर पता चला 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है। जल्दी जल्दी बदन पर एक गर्म कपड़ा डालकर जब बाहर निकला तो गोरे लोगों से मुलाकात हुई। 2 अमेरिकी युवक है, पुकारू नाम ब्रूस और माइकल। उन लोगों का पालतू कुत्ता कल रात मर गया। अपने कमरे में कुत्ते को रखकर वे सोए हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन लोगों का ख्याल है कि सांप या बिच्छू ने उसे काट लिया था। माइकल की धारणा है कि बिच्छू होगा, क्योंकि जाड़े के दिन में सांप बाहर नहीं निकलते। कुत्ते के पीछे समय नष्ट न कर मैं बरामदे की दूसरी तरफ धुरजटी बाबू के सामने पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर कमरे में कोई नहीं है। लक्ष्मण हर रोज़ सुबह 5:30 बजे जगकर चूल्हा जलाता है और चाय के लिए पानी गर्म करता है। उससे पूछने पर पता चला कि धुरजटी बाबू पर उसकी नज़र नहीं पड़ी है। मन में नाना प्रकार की आशंकाएं जाग रही है। चाहे जैसे भी हो, उन्हें खोज कर निकालना ही है। पैदल चलकर वे कितनी दूर जा सकते हैं, मगर जंगल में चारों तरफ खोज पड़ताल करने पर भी उनका पता नहीं चला। 10:30 बजे जीप आई। मैंने ड्राइवर से कहा, पोस्ट ऑफिस जाकर मुझे टेलीग्राम करना है। जब तक धुरजटी बाबू से संबंधित रहस्य का समाधान नहीं हो जाता है, भरतपुर से नहीं जाऊंगा। मजले भैया को टेलीग्राम करने के बाद मैंने ट्रेन की टिकट एक दिन आगे के लिए बढ़वा ली और रेस्ट हाउस लौट आया। वहाँ आने पर पता चला कि धुरजटी बाबू के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। दोनों अमरीकी इसी बीच कुत्ते को दफनाकर बोरिया बस्ता संभाल कर वहाँ से रवाना हो चुके थे। दोपहर भर में रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। मेरे कहे अनुसार जीप फिर तीसरे पहर आई। मेरे दिमाग में ख्याल आया था। मन कह रहा था उससे कोई नतीजा निकल सकता है। मैंने ड्राइवर से कहा, इमली बाबा के पास चलो। कल जिस वक्त पहुंचा था, आज भी लगभग उसी वक्त बाबा की कुटिया में पहुंचा। बाबा कल की तरह की धुनी रमाए बैठे थे। आज यहाँ और 2 शिष्य हैं, एक वयस्क और एक दूसरा युवक। मुझ पर नज़र पड़ते ही बाबा ने गर्दन तिरछी कर नमस्कार किया। कल की उस भस्मकारी दृष्टि से आज की दृष्टि में कोई साम्य नहीं था। समय नष्ट न कर मैंने बाबा से सीधे सवाल किया कि कल मेरे साथ जो सज्जन आए थे, उनके बारे में वे कुछ बता सकते हैं या नहीं। बाबा के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। बोले, बता सकता हूँ, तुम्हारे दोस्त ने मेरी आशा पूरी कर दी है। वो मेरे बालकिशन को वापस ले आया है। इतनी देर के बाद बाबा के दाहिनी रखी हुई पत्थर की एक कटोरी पर मेरी नज़र पड़ी। उसमें जो सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ रखा है, वह दूध के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता है। मगर मैं सांप और दूध की कटोरी देखने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूँ। मैं धुरजटी प्रसाद बसु की खोज में आया हूँ। वे हवा में मिल नहीं गए होंगे। उनके अस्तित्व का अगर कोई चिन्ह भी दिख जाता तो मैं बहुत कुछ निश्चिंत हो पाता। ये पहले भी देख चुका हूँ कि इमली बाबा आदमी के मन की बात समझ जाते हैं। गांजे की चिलम से एक लंबा कश लेकर उन्होंने चिलम अपने प्रौढ़ शिष्य की ओर बढ़ा दी और बोले, अपने मित्र को तुम पहले के जैसे वापस नहीं पा सकोगे। हाँ, वो अपना स्मृति चिन्ह रख गया है। वह स्मृति चिन्ह तुम्हें बालकिशन के डेरे से 50 कदम दाहिनी ओर मिलेगा। सावधानी से जाना, रास्ते में बहुतेरे कांटेदार पौधे हैं। बाबा के कहे अनुसार मैं बालकिशन के गड्ढे के पास गया। उसमें सांप है या नहीं ये जानने का मुझ में अब तनिक भी कौतूहल नहीं है। आसमान के डूबते हुए सूर्य की ओर निहारता हुआ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। पत्थर के ढोके और कांटों के बीच से होता हुआ गिनकर 50 कदम जब आगे बढ़ा तो अर्जुन के एक पेड़ के तने के पास जिस चीज़ पर नज़र पड़ी, उस किस्म की चीज़ कुछ मिनट पहले इमली बाबा की कुटिया में रस्सी पर टंगी हुई देख चुका हूँ। वह एक केंचुली थी। पूरी केंचुल पर चितकबरे दाग है। ये क्या सांप की केंचुल है? नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। सांप का शरीर इतना चौड़ा कहाँ होता है? सांप के दोनों ओर से क्या 2 हाथ और निचले हिस्से से 2 पैर बाहर निकलते हैं? दरअसल ये आदमी की केंचुल है। वह आदमी अब आदमी की शक्ल में नहीं रह गया है।
अभी वह उस गड्ढे में कुंडली मार कर लेटा है। वह अब नाग के रूप में है और उसके दांतों में जहर है। लो, अब उसकी सिसकारी सुनाई पड़ रही है। सूर्य डूबने लगा है। इमली बाबा पुकार रहे हैं, बालकिशन, बालकिशन, बालकिशन। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।